तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। आज हमें ख़त्म करना है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स का चैप्टर। ये चैप्टर तुम्हें पता ही है, टाइम ऑफ सप्लाई की बैकबोन है। टाइम ऑफ सप्लाई, टैक्स कब पे करना है, वो इनवॉइस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जी हाँ सर। सर ये पेपर में कितने मार्क्स का आ जाता है? देखो पेपर में इसका 2 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये बड़े क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनता नॉर्मली, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे। जहाँ जहाँ ठहराव देने की ज़रूरत है मैं अपने आप दे दूंगा, जहाँ जहाँ थोड़ा जल्दी निकलने की ज़रूरत है मैं अपने आप निकल जाऊँगा, ठीक है। तो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स डाइव इनटू द प्रोविजंस। चलें। यस सर। तो सेक्शन 31 इज़ द सेक्शन फॉर टैक्स इनवॉइस। तो ये क्या बोलता है सर? ये बोलता है कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए। तो अगर तो तुम सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो और उस गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो तुम्हें इनवॉइस इशू कब करना है? जब रिमूवल ऑफ गुड्स हो रहा है। जैसे ही गुड्स यहाँ से निकल रही है मूवमेंट के लिए, इनवॉइस काट दो। बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ओके। और अदर केस में अगर मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू रिसिपिएंट, इनवॉइस काट दो गुड्स के केस में। और सर्विसेज के केस में, सर्विसेज के केस में बहुत सीधा है, बिफोर और विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जैसी सर्विस दी उससे पहले या उससे 30 दिन के अंदर इनवॉइस काट दो। अच्छा जी। और ये क्या लिखा है? अगर तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एनबीएफसी, तो उनको 45 डेज मिलते हैं, ये 30 डेज की जगह ना। मज़े हैं उनके तो फिर। और इस केस में एक और भी चीज़ है। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, बैंक्स है, टेलीकॉम ऑपरेटर है, और वो डीम सप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो सेक्शन 25 में जो थी ना, अपनी ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, तो इनवॉइस कब काटना है? जब सप्लायर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा तब, या क्वार्टर एंड से पहले, विच एवर इज़ अर्लियर काट दो। ये इनको थोड़ी रिलैक्सेशन मिली हुई है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है जी। फिर आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। एक तो होती है गुड्स नॉर्मल, ये लो गुड्स ख़त्म। एक होता है वो चीज़ कि आप हमें हर हफ्ते ये गुड्स भेजते रहो, लेट से ये मशीनरी भेजते रहो, या लेट से ये रॉ मटेरियल भेजते रहो, और हम आपको महीने के एंड में पेमेंट किया करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो बातें हैं, या तो तुम ये बोल रहे हो कि हम आपको महीने के एंड में पेमेंट बोल देंगे, या आप ये बोल रहे हो कि हर महीने के एंड में आप ना हिसाब बना लिया करो, एक स्टेटमेंट बना लिया करो, कितना रॉ मटेरियल आ गया, पेमेंट तो हम बाद में कर देंगे लेकिन आप हिसाब बना लिया करो। तो इस केस में लॉ क्या बोलता है? इनवॉइस कब इशू करना है? इनवॉइस तब इशू करना है जब इनवॉइस टू बी इशूड बिफोर और एट ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट। या तो जब जब हिसाब बन रहा है तब, या जब जब पेमेंट हो रही है, क्योंकि एक ही केस होगा ना। या तो तुम उसको बोल रहे हो हर महीने पैसे ले ले, तो बस बात खत्म, तब इनवॉइस काट दो। या तुम उसको बोल रहे हो हर महीने हिसाब बना ले, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट बनती जा रही है, तो जब जो इनमें से होता रहेगा तब तब इनवॉइस कटता रहेगा, जब जब तब तब। ठीक है जी, ठीक है जी। और अगर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता ही यही है, अगर 3 महीने से ऊपर कंटिन्यू सप्लाई हो रही है किसी चीज़ की। तो इसमें होता क्या है सर? अगर तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट सर्टेन है, तुम्हारा एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें तुमने सीधा बोल रखा है कि भाई इस दिन को पेमेंट मिलेगी, तो जिस दिन को मिलेगी पेमेंट उसी दिन को इनवॉइस टू बी इशूड हो जाएगा। सिंपल। सर अगर पेमेंट किसी इवेंट से लिंक्ड है, मतलब कि अगर तुमने सर्विसेज ऐसे ली हैं कि तुमने बोला कि यार ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी मैं तेरे को पेमेंट दूंगा, तब तब ऑन और बिफोर इवेंट ऑफ कंप्लीशन, इवेंट कंप्लीट होने पे या उससे पहले, ओके। और अदरवाइज किसी भी केस में जब पेमेंट आ गई तब, क्योंकि तुम्हें पता है सर्विसेज के केस में तो टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट पे ही निकल आता है, तो इसलिए अगर पेमेंट जब आ गई तब, अगर इनमें नहीं फॉल करता तो ओके। और सर अगर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही थी और बीच में ही सप्लाई रुक गई, फिर बीच में ही रुक गई, तो जिस दिन रुक गई, या चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स चाहे सप्लाई, जिस दिन भी रुक गई हिसाब उसी दिन कर दो। बीच में रुकी तो उसी दिन हिसाब कर दो भाई, उसी दिन इनवॉइस काट दो कि भाई बीच में रुक गई ना सप्लाई, इसी दिन इनवॉइस काट दो, बस बात खत्म। ओके। कुछ तुमने वो सुना है क्या, जो वो कश्मीरी शॉल्स वाले जो ऐसे गलियों में घूमते हैं? क्या होता क्या है सर, मैं बताता हूँ। उनको उनके सप्लायर ने ऐसे शॉल्स दे के भेजा होता है कि जाओ गलियों में घूमो, तो वो सेल ऑफ गुड्स भेजते हैं ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कि जो सप्लायर है जो शॉल्स में गलियों में लेके घूम रहा है, उसके सप्लायर ने उसको शॉल्स दी और उसको बोला सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब तो इसको बेचा, नहीं बेच के आया तो मेरे पास वापस दे जाइए, सिंपल। ओके। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर तो उसने बेच दी, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ्स फ्रॉम रिमूवल,
तो 6 महीने तक का टाइम दे दिया उसको कि 6 महीने में इसको बेच दे। अगर 6 महीने तक नहीं बेच पाए तो मैं तेरा इन्वॉइस काट दूंगा, नहीं तो जब तू इसकी सप्लाई कर देगा तब मैं इन्वॉइस काट दूंगा तेरे को उस चीज़ का। ठीक है, ठीक है। कहीं डाउट आया तो कहाँ पूछना है? यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम में, जब मर्जी जो मर्जी जैसे मर्जी पूछो। मेरे पास अभी 2-3 डाउट्स आए हुए हैं, मेरे को उनको भी सॉल्व करना है, उनके ऊपर भी आएगी वीडियो। तो ये एक पेज के जो नोट है, एक पेज के अंदर जो आपका पूरा चैप्टर समराइज है, कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल पे। ओके, लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब सर बात करते हैं कि एक इन्वॉइस के ऊपर होना क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। एक इन्वॉइस के ऊपर सप्लायर का नेम, एड्रेस, सिग्नेचर और जीएसटीएन तो होना चाहिए। ओके, और एक लेस देन इक्वल टू 16 डिजिट का सीरियल नंबर भी होना चाहिए, यूनिक। जीएसटी में अगर 16 से ऊपर का इन्वॉइस डिजिट हो गया ना तो वो इनवैलिड हो जाता है। सर उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे बहुत सीवियर नहीं है भाई, प्रोसीजरल लैप्स है, बट हाँ कभी कभार सामने वाले का आईटीसी रुक जाता है। ठीक है, इन्वॉइस के ऊपर डेट भी होनी चाहिए ऑब्वियसली। अगर रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका भी नेम, एड्रेस, जीएसटीएन आएगा। ठीक है जी। और क्या क्या आएगा सर? एचएसएन आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी कि कौन सी गुड्स हैं, कितनी क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, उसका रेट क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। और एचएसएन के कॉन्टेक्स्ट में आई होप तुम्हें पता है कि अगर सप्लायर की टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ या उससे कम है तो उसको सिर्फ 4 डिजिट एचएसएन रिपोर्ट करने हैं B2B के केस में, और B2C के केस में तो 4 डिजिट भी ऑप्शनल है। और अगर लेकिन उसकी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है फिर तो भाई साहब 6 डिजिट, चाहे B2B है चाहे B2C, 6 डिजिट मतलब 6 डिजिट एचएसएन रिपोर्ट कर इनवॉइस के ऊपर। समझा के वीडू? ओके, फिर उसके ऊपर इनवॉइस के ऊपर और क्या क्या होना चाहिए? ये बताना होना चाहिए कि भाई वेदर टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, यस या नो, वो भी लिखा होना चाहिए। और अगर ई इनवॉइस है तो क्यूआर कोड भी होना चाहिए। ठीक है सर, पता ही है। और अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है तो B2C वाले बंदे का, कस्टमर का नाम और एड्रेस आना चाहिए। अगर 50,000 से कम भी है तो भी अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो डाल दो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 50,000 से ऊपर है और अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो भैया नाम और एड्रेस तो आएगा। ठीक है जी, ओके। हम तो बहुत सही स्पीड पे बहुत जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। ओके, चलते हैं फिर ई इनवॉइस के ऊपर। ई इनवॉइस, ई इनवॉइस क्या है? अगर बंदे की, सप्लायर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है किसी भी साल में, जब से जीएसटी आया 2017-18 से, तब से किसी भी साल में 5 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा है तो बेटे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तेरे पे लाडले। 9C भी एप्लीकेबल हो जाती है, वो तो पता ही सबको, लेकिन ई इनवॉइस तेरे पे एप्लीकेबल अगर 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो। और ये वॉलंटरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मेरी 2 करोड़ टर्नओवर है तो मैं भी बोल दूंगा अरे यार मैं भी इनवॉइस काटूंगा, नहीं, 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो ही। और फिलहाल तो इसमें सिर्फ B2B और एक्सपोर्ट के इन्वॉइसेस कवर्ड हैं। B2B सप्लाईज जो हैं इंक्लूडिंग एसीडेड सप्लाईज और एक्सपोर्ट्स, ये 2 कवर हैं इसमें ई इनवॉइसिंग में। ओके जी, अब होता क्या है सर ई इनवॉइस? मैं बताता हूँ। ई इनवॉइस ये नहीं होता भाई कि तुम्हारा इनवॉइस जो है वो गवर्नमेंट का पोर्टल जनरेट करके देगा, नहीं। ई इनवॉइस बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। तुम्हारा कोई ERP है, तुम्हारा कोई सिस्टम है, टैली है, सैप है, जो भी है, उस पर तुम नॉर्मली जैसे इनवॉइस रेस करते थे वैसे इनवॉइस रेस करो। उसके बाद एक जेसन फॉर्मेट में, GST-INV1 में एक फॉर्मेट होता है, उसमें इनवॉइस की सारी डिटेल्स भरो, फिर उसको IRP पे जेसन फॉर्मेट में चढ़ाओ। फिर वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो तुम्हें इनवॉइस वापस देगा IRN जनरेट करके, 64 डिजिट का IRN होता है, एंड 64 डिजिट का IRN होता है, एंड क्या देगा वो तुम्हें? QR कोड जनरेट करके देगा। तो IRN एंड QR कोड जनरेट होता है व्हेन इनवॉइस इज रिपोर्टेड ऑन IRP इन फॉर्म GST-INV01। तो एक फॉर्मेट में तुम चढ़ाते हो और वो जन के आ जाता है। सर इसका फ़ायदा क्या? देखो, एक तो इनवॉइस का ये फ़ायदा कि साथ के साथ ही GSTR1 में भी रिपोर्टिंग हो जाती है। साथ के साथ ही तुमने आज 10 तारीख को इनवॉइस काटा, मान लो ये क्या चल रहा है, आज चल रहा है अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त में तुमने इनवॉइस काटा। नॉर्मली तुम इसका कब करते? 11 सितंबर को जाके तुम GSTR1 में रिपोर्ट करते, लेकिन आज तुमने इनवॉइस काटा और आज ही इसका ई इनवॉइस बना दिया, तो साथ के साथ ये GSTR1 में पहुंच चुका है भाई, बधाई हो। ओके, ठीक है। और ई-वे बिल भी ऑटो पॉपुलेट हो जाता है उस पर्टिकुलर इनवॉइस पे। अगर तुमने कल को ई-वे बिल बनाना है, तुम्हारी मूवमेंट ऑफ गुड्स भी हो रही है उस इनवॉइस पे, तो तुम ई-वे बिल पोर्टल खोलोगे तो आधा डाटा तुम्हारा भरा पड़ा है, मज़े करो। ठीक है सर, ठीक है। तो ई इनवॉइस के फ़ायदे क्या हैं मैं तुम्हें बता दूं। ऐसे ही क्वेश्चन एकदम से पेपर में उठ के आ जाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइस? तो सर एडवांटेजेस क्या हैं?
लेस एरर, लेस पेपर वर्क, कॉस्ट रिडक्शन, लेस फेक इनवॉइस, मोर एक्यूरेसी, लेस चांसेस ऑफ एरर्स, ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है, तुम्हें पता ही है मतलब बेसिकली कि हाँ इनवॉइस हो गया तो पेपर वर्क कम हो गया और ना टाइम सेव हो गया, एफिशिएंसी होगी काम में, ऐसी चीज़ें होगी, इंटरनल कंट्रोल्स इंप्रूव हो गए। अच्छा, तो GSTR 1 और ई वे बिल में तो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, तो एरर के चांसेस कम। ऐसे कौन से लोग हैं जो एग्जाम्प्ट है ई इनवॉइसिंग से? और मैं तुम्हें बता दूं ये पेपर में आ रखा है, ये पेपर में आ रखा है, पास्ट पेपर में सितंबर 24 में आई थिंक। क्या है सर इसमें? एक्स ई इनवॉइस से एग्जाम्प्ट कौन है? SEZ यूनिट्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग एयरलाइन, इंक्लूडिंग बस। मैं तुम्हें बता दूं जब मैं EY में था तो हमारा जो क्लाइंट था वो हमें एयरलाइन के बिल्स देता होता था, है ना, और टैक्स ऑफिसर को सबमिट करने के लिए डिपार्टमेंटल ऑडिट के टाइम पे। तो मैंने पर्सनली नोटिस करा हुआ है जब उनका एयरलाइन का इन्वॉइस आता था ना, नीचे एक लाइन लिखी होती थी, एज पर रूल 48 सब रूल 4 द सप्लायर इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस। और मैं बोलता था, मैं कहा वाह यार कुछ तो चीज़ क्रेजी है ये। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो ई इनवॉइस से एग्जम्प्ट है उनको बताना भी पड़ता है कि भाई मेरे पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, मेरे को माफ़ कर दो। ओके, तो SEZ यूनिट्स, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कोई भी है एयरप्लेन जो भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंकिंग NBFC, इंश्योरर, सिनेमास, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल ही नहीं है। तो चाहे इनकी जितनी मर्जी टर्नओवर होवे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर है, मज़े करो। ओके, और जो तुमने ई इनवॉइस जनरेट करा है वो तुम कैंसिल कर सकते हैं 24 घंटे में, लेकिन उस इनवॉइस के अगेंस्ट, उस इनवॉइस पे जिस पे तुमने ई इनवॉइस बनाया हो, अगर उस पर तुमने ई वे बिल बनाया और वो ई वे बिल रास्ते में जाते हुए ट्रक में ऑफिसर ने चेक कर लिया हुआ है, एक बार उस पर ई वे बिल वो स्कैन हो चुका है, ऑफिसर के थ्रू चेक हो चुका है, वेरीफाई कर लिया प्रॉपर ऑफिसर ने, तब भाई साहब तुम ई इनवॉइस कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, MCQ आ जाते हैं यार ऐसी छोटी छोटी बात पे, ठीक है, ध्यान रखना। और ई इनवॉइस स्कीमा बोलते हैं इसको, जो ये फॉर्म होता है ना GST NV1 स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर्मेट होता है जो सारे सिस्टम के थ्रू रीडेबल है। फिलहाल गवर्नमेंट ने कुछ 10 IRP नोटिफाई कर रखे हैं। ठीक है, तो इनवॉइस स्कीमा में तुम्हारा इनवॉइस चढ़ता है और IRN जनरेट होता है, QR कोड लग के आता है। ठीक है, ओके, और IRN जो है वो यूनिक 64 करेक्टर नंबर है। ठीक है जी, तो ई इनवॉइस जो है वो ये बला है। अच्छा जी, और CBIC ने क्लैरिफाई भी करा है कि अगर तुम्हारा ई इनवॉइस लगा हुआ है, ई इनवॉइस बना हुआ है, तो तुम्हें हर जगह फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो उसके ऊपर QR कोड लगा हुआ ना ई इनवॉइस के ऊपर, वही सफिशिएंट है प्रॉपर ऑफिसर के स्कैन करने में, क्योंकि वो जो QR कोड लगा होता है ना उसमें सारी डिटेल्स होती हैं तुम्हारी इनवॉइस की, सप्लायर कौन है, GST नहीं, बेसिकली ये जो हमने पढ़ी है ना, ये वाली, ये सारी डिटेल्स उसके ऊपर इनवॉइस QR कोड के थ्रू पड़ी होती है अंदर। तो तुम्हें फिजिकल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे ई वे बिल साथ में जा रहा है तो उसके साथ में QR कोड भी भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो ई इनवॉइस वाला QR कोड है डेट इज सफिशिएंट फॉर अ प्रॉपर ऑफिसर टू वेरीफाई द डिटेल्स। ओके, ये CBIC ने क्लैरिफाई करा है तो पेपर में आ जाता है मुंह उठा के एकदम से। ठीक है जी, ठीक है, ओके। अच्छा जी, एक जो ये पॉइंट था, इफ़ रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर जो सप्लायर है वो ऑनलाइन मनी गेमिंग का काम कर रहा है या ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हो रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, देन टैक्स इनवॉइस के ऊपर रेसिपिएंट का नाम एंड एड्रेस होगा ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके। फिर आता है ये इनवॉइस से रिलेटेड ही एक और डायनेमिक QR कोड। ये क्या भला है सर? अभी तो ये फिलहाल जो इनवॉइसिंग है वो तो तुम्हें पता है B2B और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस पे एप्लीकेबल है, जीरो रेटेड इनवॉइस पे बेसिकली। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है कोई जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, 500 करोड़ से ऊपर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको डायनेमिक QR कोड लगाना पड़ेगा। भला क्या है, ये सिर्फ इतनी भला है ताकि ऑनलाइन पेमेंट करने में हेल्प हो। तुमने देखा होगा कुछ ऐसे इनवॉइसेस, मैं तुम्हें दिखाऊँ सच, ये देखो ऐसा सा दिखता है। एक इनवॉइस इशू करा है डेस्कटॉप कंप्यूटर का, ठीक है, किसी को, ठीक है, तो साथ में ये नीचे ये लगा हुआ है, ये देखो, ये होता है डायनेमिक QR कोड, जिसमें बेसिकली सप्लायर की सारी पेमेंट डिटेल्स आ जाती हैं कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर क्या है, मेरा IFSC कोड क्या है ना, मेरी बैंक की डिटेल्स एंड ऑल। ताकि होता क्यों है,
ताकि इजीली डिजिटली पेमेंट हो सके। ओ, तो ये है ही इसलिए हेल्प बूस्टिंग डिजिटल पेमेंट। और इससे एग्जम्प्ट कौन है? ये सारे लोग तो हैं ही हैं। जो ई इनवॉइस से एग्जम्प्ट है वही इससे एग्जम्प्ट है, प्लस इसमें ओएडा और जोड़ लो। लेकिन एसईजेड यूनिट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर डायनेमिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल है। ठीक है सर, लेफ्ट साइड हमारी सारी ख़त्म। अब हम चलते हैं स्पेशल केसेस पे। 31 सबसेक्शन 3 जो स्टार्ट ही नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 31(1) एंड 2 में स्टार्ट होता है। तो क्या बोलते हैं सर? ये बोलता है एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि पेपर में भी आ रखी है, और पेपर में इसके आने के चांसेस जेन्युइनली बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टैक्स इनवॉइस में यही एक ऐसा टॉपिक है, ये वाला जो भी मैंने हाईलाइट करा है, जो पेपर में सीधा सीधा उठ के आ जाता है, चाहे एमसीक्यू फॉर्मेट में, चाहे सीधा क्वेश्चन के बेस में। और पिछले पेपर में क्वेश्चन में आ रखा है, तो मैं दिखा देता हूँ अभी की अभी। अच्छा जी, तो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड विद इन 1 मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या बोल रहे सर? ये मान लो तुम 1 अगस्त को लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, और तुमने 30 दिनों में अप्लाई कर दिया, तो तुमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था तुम्हारी इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी क्या होती है? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी नहीं, डेट ऑफ लायबल, जिस दिन तुम लायबल हुए थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो 1 अगस्त को तुम लायबल हो जाते हो। अब सर होता क्या है कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, 1 अगस्त को लायबल हुआ मैंने जी, लेट से 16 अगस्त को अप्लाई कर दिया, तो 30 दिन के अंदर अंदर कर दिया, ठीक है जी। फिर मेरी मान लो 25 अगस्त को आरसी आ गई, ठीक है जी। अब मेरी जो आरसी इफेक्टिव है वो तो इफेक्टिव है 1 अगस्त से, लेकिन मेरी जो आरसी आई है वो तो 25 अगस्त को आई है। तो ये जो पीरियड, जो बीच वाला पीरियड है, कौन सा पीरियड? इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी से लेके इशुएंस ऑफ आरसी तक का पीरियड। इस पीरियड के बीच में जितनी भी सप्लाईज तुमने करी हैं, तुम एक रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो 1 मंथ के अंदर। जब तुम्हारा 25 अगस्त को आ गया था ना, 25 अगस्त से 1 मंथ मतलब 25 सितंबर तक, 25 सितंबर तक तुम रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, सरकार को तो फ़ायदा ही है, बैठे बैठे टैक्स मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और रजिस्टर्ड पर्सन में नॉट इशू, ये अब नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन मैं तुम्हें रिवाइज टैक्स इनवॉइस के पॉइंट में एक और चीज़ बता दूं कि तुम B2C के केस में एक कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हो। जितनी भी ये वाले पीरियड में तुम्हारी B2C इनवॉइसेज मिस हुई हैं, उसके केस में तुम एक कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हो। इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ। A registered person may issue consolidated revised tax invoice in respect of all taxable supplies made to unregistered recipient during such period. जो ये वाला पीरियड है, इसमें कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस बन सकता है अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट के लिए, ठीक है जी। हाउएवर in case of interstate supplies where the value of supply does not exceed 2.5 lakh, a consolidated reverse invoice may be issued separately in respect of all registered recipients located in a state. तो सर पॉइंट क्या है? अगर तो तुम्हारी सारी इंट्रा स्टेट B2C टैक्सेबल सप्लाई हुई थी, तो तुम सिर्फ एक कंसोलिडेटेड रिवॉइस इनवॉइस बना के ख़त्म कर दो। अगर तुम्हारी इंटर स्टेट हुई थी और हर एक बंदे के साथ जितने भी B2C हुई थी सारी 2.5 लाख से नीचे, तो तुम स्टेट वाइज बना दो। पंजाब की स्टेट में टोटल B2C मेरी 4 लाख हो गई थी, 50,000 50,000 50,000 50,000 8 लोगों को हुई थी ऐसा, फिर हरियाणा को ऐसे करके। और अगर तुम्हारी किसी भी स्टेट में इंटर स्टेट में अगर एक बंदे को 2.5 लाख से ऊपर गई है, तो तुम्हें उसके लिए तो एक टैक्स इनवॉइस अलग से इशू करना पड़ेगा। बाकियों के लिए चाहे तुम कंसोलिडेटेड बना लो। ओके, तो ऐसी बात है क्या? ऐसी ही बात है। अच्छा, आगे चलते हैं फिर। रजिस्टर्ड पर्सन में नॉट इशू, अगर सामने B2C है, मतलब अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है सामने, और वैल्यू जो है वो 200 रुपये से कम है, और रिसिपिएंट जो है वो सामने से इनवॉइस मांग नहीं रहा, मतलब उसको क्या ही करना है इनवॉइस 200 रुपये से कम की वैल्यू को, तब तुम इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस, जो सप्लायर है वो क्या कर सकता है, एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एंड ऑफ द डे में बना सकता है। अब जैसे मान लो कन्फेक्शनरी की दुकान है, कोई छोटा मोटा बेकरी टाइप है, कोई आके चॉकलेट ले गया 150 रुपये की, कोई क्या कर गया। अब तुम बार बार पर्चियाँ काटते रहोगे, बिल देते रहोगे उनको, तो क्या फ़ायदा? उसको पर्ची चाहिए नहीं है, तो तुम अपने पास रखो। एट द एंड ऑफ द डे तुम एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना देना कि पूरे दिन का इतना हिसाब हुआ, ठीक है जी। ठीक है, अब जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करके बैठे हैं, या जो रजिस्टर्ड पर्सन जो एग्जाम सप्लाईज देते हैं, उनको भैया जी टैक्स इनवॉइस तो वो इशू कर ही नहीं सकते, तो वो क्या इशू करते हैं? सर हमें पहले से पता है, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। ठीक है, डन है जी।
और अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ऐसा है जो टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाईज देता है, देन ही मे इशू इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, ठीक है, टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई दे रहा है तो ऑब्वियसली इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई दे दे, और सामने वाला B2C हो तो। अच्छा, अब आते हैं सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में, इसमें एक अमेंडमेंट है, ठीक है। तो सर रेसिपिएंट इंक्लूडिंग जो ओनली TDS रजिस्ट्रेशन वाले, जो 51 में सिर्फ TDS काटने के लिए रजिस्टर में, वो जो टैक्स अंडर RCM पे करते हैं वो क्या इशू करेंगे सर? वो एक सेल्फ इनवॉइस इशू करेंगे। अगर हमारा जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तुम्हारा सामने सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, उसने तो तुम्हें हो सकता है कोई पर्ची ना काट के दियो, तुम एक प्रमोटर हो मान लो, तुमने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान उठा लिया, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में तुम्हें RCM पे करना है, तो उसने हो सकता है ना तुम्हें कोई इन्वॉइस ही ना दिया हो, तुमने सीमेंट उठा लिया, उसने कोई इन्वॉइस ही नहीं दिया, तो तुम्हें सेल्फ इन्वॉइस इशू करना है। दे भी दियो लेकिन सामने वाला अनरजिस्टर्ड है ना, तो बस तुम्हें सेल्फ इन्वॉइस इशू करना है। अब इसमें अमेंडमेंट कहाँ हुई है? अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट हुई है तो इसका मतलब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें अमेंडमेंट ये हुई है कि जो तुम्हें सेल्फ इन्वॉइस इशू करना है उसकी डेट इन्होंने फाइनलाइज कर दी है कि विद इन 30 डेज ऑफ सप्लाई, जब भी तुम्हें वो गुड्स और सर्विसेज जो रिसीव हो गई हैं उसकी सप्लाई के 30 दिन के अंदर तुम्हें सेल्फ इन्वॉइस इशू करना है। पहले ये 30 दिन नहीं होते थे, पहले बस ये होता था सेल्फ इन्वॉइस इशू करना जी, अपने आप करते रहना। अब 30 दिन हो गए तो अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। ओके, अब तुम हो रिसिपिएंट, तुम RCM के अंदर टैक्स पे करने वाले हो, 30 दिन के अंदर तुम्हें सेल्फ इन्वॉइस इशू करना है, और तुम ऑब्वियसली सप्लायर को पेमेंट भी करोगे। तो जब तुम पेमेंट करोगे तब तुम्हें पेमेंट वाउचर भी काटना है, एक पेमेंट वाउचर भी कटता है। ठीक है, ये अपने आप में कोई GST का डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन GST लॉ में बोल रखा है कि भाई पेमेंट करोगे तो पेमेंट वाउचर काट लेना। सिमिलरली अगर तुम एडवांस मिल रहा है तुम्हें, तो रिसीट वाउचर काट लो। और तुमने मान लो एडवांस आ गया, तुमने रिसीट वाउचर इशू कर दिया और बाद में कोई सप्लाई नहीं करी, उसके अगेंस्ट कोई टैक्स इनवॉइस नहीं काटा, तो तुम पैसा रिफंड कर दोगे। रिफंड करोगे तो क्या काटोगे? रिफंड वाउचर। सिंपली समझाऊँ तो ऐसी बात है, तुम्हारे पास एडवांस पेमेंट आई तो तुम उसको रिसीट वाउचर इशू कर दोगे, लेकिन तुमने ना सप्लाई करी ना टैक्स इनवॉइस काटा, तो तुम फिर उसको रिफंड वाउचर इशू कर दोगे जब तुम उसको पैसे वापस कर दोगे। समझ आ गई बात? बिल्कुल आ गई सर। ओके, फिर सर एक बहुत तगड़ी चीज़ है डिलीवरी चलान। रूल 55 के अकॉर्डिंग बनता है। रूल 55 डिलीवरी चलान क्या बोलते हैं सर? ट्रिप्लीकेट में इशू होता है। जैसे तुम्हारा टैक्स इनवॉइस जो है सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट में इशू होता था, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट में, क्योंकि इसमें तो सिर्फ सप्लायर और रिसिपिएंट ही हैं, तो सप्लायर और रिसिपिएंट को जाएगा। ये ट्रिप्लीकेट में क्यों होता था? क्योंकि ओरिजिनल जाता था इसका रिसिपिएंट को, एक डुप्लीकेट जाता था ट्रांसपोर्टर को, और ट्रिप्लीकेट रहता था सप्लायर के पास। वैसे ही डिलीवरी चलान जो है वो तुम्हें ट्रिप्लीकेट में इशू करना है जब गुड्स सेंड हो रही हैं आर बीइंग रिमूव्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई। सो सर डिलीवरी चलान इशू कब होता है? जब तुम लेट्स से मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही हैं, गुड्स रिमूव कर रहे हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही हैं फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, तो हो सकता है तुमने टैक्स इनवॉइस बाद में काटना हो, और टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। या जैसे सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस हो रही है कि तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि कितनी क्वांटिटी जा रही है, तुम्हारी बस जा रही है, तो अभी गुड्स जा रही हैं बस, तो जाने दो, जब एक बार चली जाएंगी क्वांटिटी पता चल जाएगी तब इनवॉइस काट देंगे। ओके, या एनी अदर रीज़न जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा हो। तो ये 3 रीज़न है जब तुम्हें डिलीवरी चलान इशू करना है। और ई-वे बिल तो बनेगा ही ऑब्वियसली डिलीवरी चलान के साथ। अब इसमें एक चीज़ क्या होती है, अगर तुम्हारी गुड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं सेमी नॉकडाउन या कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में, ठीक है, सेमी नॉकडाउन या कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में, या फिर तुम्हारी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही है बैचेस में या लॉट्स में सामान जा रहा है, तब ये स्टेप्स ध्यान रखने, और ये पेपर में आ चुके हैं। ठीक है जी। सप्लायर शैल इशू अ कंप्लीट इनवॉइस। देखो मैं ऐसे ही बताता हूँ, पहले तो तुम्हें जो कंसाइनमेंट तुम्हारी जाने वाली है, अब तुम्हारी एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारी लॉट्स में गुड्स जानी है, ठीक है, तुम्हारी लॉट्स में गुड्स जानी है, 200 के डब्बे, 200 डब्बे जाने हैं बारी बारी, पाँच गेड़े लगने हैं, 1000 डब्बे जाने हैं, ठीक है सर। तो तुम पहले राउंड से पहले ही फुल कंप्लीट टैक्स इनवॉइस इशू कर दोगे, ठीक है जी। उसके बाद जब तुम्हारी कंसाइनमेंट जाएगी, तुम एक डिलीवरी चलान, नाम से वैसे पता चलता है डिलीवरी चलान, कि डिलीवरी के लिए सिर्फ एक चलान दे रहे हैं सर, ये टैक्स इनवॉइस नहीं, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, वो सिर्फ डिलीवरी चलान है, सिर्फ इसमें वो बताया हुआ है भाई गुड्स की क्वांटिटी के अंदर गुड्स कौन सी हैं, क्या वैल्यू है, क्या नहीं है, क्या सब कुछ, और साथ में ई-वे बिल तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है।
तो सप्लायर शैल इशू कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट, पहली कंसाइनमेंट जाने से पहले इनवॉइस कट जाएगा। और फिर जैसे जैसे तुम्हारी कंसाइनमेंट जाएगी, जो 5 चक्कर लगने हैं, उसके साथ जाएगा एक डिलीवरी चलान कि इस चक्कर में 200 बॉक्सेस जा रहे हैं और साथ में एक इनवॉइस की कॉपी होगी जिसमें 1000 डब्बों का इनवॉइस कटा होगा और ई-वे बिल भी जाएगा। एंड सप्लायर शैल इशू डिलीवरी चलान फॉर ईच ऑफ सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट। फिर कॉपी ऑफ डिलीवरी चलान शैल कंपनी ईच कंसाइनमेंट अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ इनवॉइस। तो हर कंसाइनमेंट के साथ एक कॉपी ऑफ इनवॉइस जाएगी और एक डिलीवरी चलान जाएगा और ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस जाएगी लास्ट कंसाइनमेंट के साथ, और ये पेपर में आ रखा है। ओके ओके, ये मैंने ईवाई में भी उनको सॉल्व करके दिया था। हमारे क्लाइंट की एक क्वेरी आई थी स्पेसिफिक यही कि बताओ गुड्स लॉट्स में जानिए, बताओ कैसे कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसा जो भी है। तो मैंने इसके ऊपर एक एडवाइजरी सी बना के दी थी, रूल 55(5) में लिखा हुआ है ये सब। ठीक है जी। अब ये एक क्लैरिफिकेशन है थ्रू अ सर्कुलर बाय सीबीआईसी। क्या है सर क्लैरिफिकेशन? कि गुड्स हो सकता है ना मूव हो रही हो, चाहे विद इन द स्टेट, चाहे स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से किसी और स्टेट में, ऑन अप्रूवल बेसिस। कि जैसे वो आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी गैलरी में वो आर्ट भेजते हैं हमारे कि हमारी आर्ट चली जाए, अगर बिक गई तो ठीक है, अप्रूव हो गई तो ठीक है, फिर टैक्स इनवॉइस काट देंगे, है ना भी, और अगर नहीं बिकी तो वापस आ जाएगी। ठीक है। तो गुड्स में बी मूव्ड विद इन द स्टेट या फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अनदर स्टेट फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस एंड आर्टवर्क्स में बी सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन ऑन डिलीवरी चलान। तो डिलीवरी चलान यहाँ पे भी काम आता है, अलॉन्ग विद ई वे बिल वेरेबल एप्लीकेबल। तो बेसिकली जहाँ पे इनवॉइस नहीं कटना, या जैसे मैंने ऊपर बताया टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि अभी सिर्फ गुड्स जा रही हैं, जब डिलीवरी ऑफ गुड्स हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी, तब काट देंगे ना टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो अभी डिलीवरी चलान कट जाएगा। अब हम बचे हैं बिल्कुल ही लास्ट पार्ट पे, कुछ खास बचा ही नहीं है इस चैप्टर में, आधे घंटे में चैप्टर ख़त्म। ओके, एक होता है क्रेडिट नोट, एक होता है डेबिट नोट। दोनों कौन काटता है? सप्लायर। क्रेडिट नोट क्या करता है? सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी कम कर देता है। डेबिट नोट जो है वो सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, रियल लाइफ में तुम्हें यही काम आएगा। ठीक है, अगर कोई पूछेगा ना, अरे उसने सप्लायर ने, सामने वाले ने क्रेडिट नोट इशू कर दिया तो उसने अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर ली है, अब उसने अपना टैक्स लायबिलिटी कम करी है तो तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी कम करना पड़ता है। ये चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में। ठीक है जी। क्रेडिट नोट इशू क्यों होता है? अब मान लो तुमने एक इनवॉइस काट दिया जिसमें या तो तुमने लाख रुपए की बजाय गलती से 1.5 लाख लिख दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना था, या तुमने टैक्स ज़्यादा कर दिया, लिखा तो लाख का लाख ही, लेकिन टैक्स गलती से ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया, 9% की बजाय 12% कर दिया। ठीक है, या क्वांटिटी ज़्यादा लिख दी इनवॉइस में, तुमने लिख दिया क्वांटिटी कि 100 डब्बे गए हैं, उसको एक्चुअल में उसको 80 गए हैं, या कस्टमर तुम्हारे पास गुड्स वापस लेके आ गया, तुम हो सप्लायर और सामने वाला सेल रिटर्न कर रहा है, तो इन केसेस में क्रेडिट नोट इशू होता है, क्योंकि तुम बेसिकली अपनी सेल काटते हो इससे। तुमने पहले 1000 रुपये की सेल बुक करी, फिर सामने वाला वापस दे गया, तो तुम 100 रुपये की सेल काटोगे एग्जाम्पल, और तुम उसको 100 का क्रेडिट नोट दे दोगे, तो तुम्हारी 900 की सेल रहेगी इफेक्टिव। ठीक है, तो क्रेडिट नोट इशू होता है। अब या तो तुम्हें वो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि सेकेंडरी डिस्काउंट्स होते हैं, कि जब तुम सप्लाई हो चुकी होती है, जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन नहीं होते, जो बाद में कभी डिटरमिन होते हैं कि भाई इसको दे देते हैं डिस्काउंट, ऐसा सप्लाई तो बहुत पहले हो चुकी है, तो उसके लिए क्रेडिट नोट नहीं इशू होते। तो उसके लिए सर क्या करें? उसके लिए कमर्शियल क्रेडिट नोट होते हैं, जो जीएसटी में नहीं रिपोर्ट होते, जो बाहर है, तुम 100 रुपये का डिस्काउंट दे दो, बात खत्म, 100 रुपये दे दो उसको, कौन सा मनी जीएसटी के अंडर आती है। ठीक है, ठीक है। अब सर क्रेडिट नोट से सिंस सप्लायर की जो है वो टैक्स लायबिलिटी कम होती है, सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट नोट से कम होती है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक डेट डाल दी कि भाई ये क्रेडिट नोट जो है ना वो तुम कब तक इशू कर सकते हो, या तो अगले साल की 30 नवंबर तक, और जब तुम एनुअल फाइलिंग की जो डेट है तुम्हारी उससे पहले, विच एवर इज अर्लियर। नॉर्मली ड्यू डेट जो इसकी होती है एनुअल रिटर्न की वो होती है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर से हो सकता है तुम पहले कर दो, तो 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तब तक ही तुम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो भाई इस साल के। ओके। और डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट तो बहुत सिंपल, अगर इसका उल्टा, अगर तुमने जैसे यहाँ पे वैल्यू टैक्स क्वांटिटी ज़्यादा लिख दी थी, वहाँ पे कम लिख दी है, तुमने लाख रुपए की बजाय 80,000 का इन्वॉइस काट दिया लाख की सप्लाई देके, तो तुम 20,000 का डेबिट नोट रेज कर दोगे। सिंपल, ऐसे ही है बस, सिंपल। और ये किसी भी टाइम इशू कर सकते हैं, इसमें ये बड़ी बात है। और ये क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसा ही जा रहा है, गवर्नमेंट क्यों इस पर रोक लगाएगी? तुम 80,000 की करके बैठे हो, तुम 80,000 के ऊपर पहले जीएसटी डिपॉजिट करके बैठे हो, एकदम से तुम्हें याद आया नहीं यार 20,000 और रह गए, तो तुम 20,000 का जब डेबिट नोट काटोगे तो उसके ऊपर टैक्स ही लगा के दोगे ना, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स आ रहा है मजे, तो इसलिए कोई टाइम लिमिट नहीं है इस पर। अच्छा,
लेकिन तुम क्रेडिट नोट कब इशू नहीं कर सकते, जब सामने वाले पे टैक्स का इंसिडेंस ही पास हो चुका है ना, जब सामने वाला उस पर टैक्स भर ही चुका है, तुम आगे टैक्स भर चुके हो। अब ऐसे थोड़ी है ना कि इंसिडेंस तो बर्डन तो उस पर चला गया टैक्स का, उसने तुम्हें दिया, तुमने आगे दे दिया, अब तुम मजे से क्रेडिट नोट काट के अपनी लायबिलिटी कम कर लो इस मंथ की। हो सकता है ना उसने पिछले मंथ में तुम्हें पैसा दे दिया, तो इसलिए तब तुम क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सप्लायर शैल बी परमिटेड इफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, अगर उस पर कोई था, ऑन सच सप्लाई हैज़ बिन पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन। ठीक है जी, दो छोटी छोटी बातें रह गई इस चैप्टर की, दो छोटी छोटी मेरी छोटी छोटी बातें। अ पर्सन हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, और रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको टैक्स कलेक्ट करना है ओनली इन अकॉर्डेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 32 रेलिवेंट है ना। एक और इरेलीवेंट पकड़ लेते हैं। अगर रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, ठीक है जी, कोई भी रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, और ये जो सेक्शन है 33, ये नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन है कि अगर रिसिपिएंट जो है वो टैक्स पे कर रहा है तो डॉक्यूमेंट में टैक्स अमाउंट तो मेंशन होनी ही चाहिए भाई, उसको पता होना चाहिए कि इसमें से कितनी वैल्यू है और कितना मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें बता दूँ, गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी कर रखा है कुछ लोगों को कि तुम टैक्स इनवॉइस के ल्यू में कुछ और इशू कर सकते हो जिनकी डेली की बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है ना, जैसे कि तुम लगा लो सिनेमा हॉल्स, या जो तुम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बस वाला जो होता है ना। अब कितनी सवारी हैं तो बैठ के टैक्स इनवॉइस थोड़ी काटता रहेगा, अगर एसी बस है तो टैक्स इनवॉइस लगेगा। तो उस चक्कर में फिर वो ऐसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि तुम यार टैक्स इनवॉइस की ल्यू में कुछ और इशू कर दो, और बाद में एक इकट्ठा ही टैक्स इनवॉइस काट लेना। ठीक है जी, ठीक है। क्या कुछ बचा है? नहीं बचा है, बचा तो नहीं है बेटी, ओ बेटी बचा तो नहीं है। ठीक है जी, नहीं बचा है, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फिर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पे। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, हाँ जी, ये आया हुआ है आपका सितंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है कि भाई DEF ने परचेज करे थे गुड्स 15 मार्च 2023 में, और अभी कौन सा चल रहा है? अभी जनवरी चल रहा है, ठीक है। तो 15 मार्च 2023 चल रहे थे, और जनवरी 24 में, मतलब इसी महीने में, हमारे क्वेश्चन के रेलिवेंट मंथ में उसने पोस्ट डिलीवरी सर्विस के लिए एज पर पार्ट टर्म सेल क्या इशू करा है? एक इशू करा है उसने डेबिट नोट। तो तुम्हें पता होना चाहिए डेबिट नोट की जो डेट होती है वो उसी दिन से होती है जिस दिन डेबिट नोट इशू है। डेबिट नोट इनवॉइस के साथ वैसे लिंक्ड होता है, लेकिन ऐसा वाला लिंक नहीं होता कि भाई जिस दिन इनवॉइस की डेट है उसके हिसाब से चलेगा। इनफैक्ट जो 16/4 की भी टाइम लिमिट है कि तुम ITC कब ले सकते हो, वो डेबिट नोट की डेट से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये मैंने ITC में बताया था मेरे हिसाब से। तो 25,000 का इनवॉइस तुम सिंपली इसको कंसिडर कर लोगे। ठीक है जी, और कुछ आया था क्या सितंबर 24 में? ये रहा, लिस्ट आउट कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस। हमें पता है ना, अभी तो पढ़ा है, SEZ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, है ना, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और 2 मार्क्स के लिए तो इतने बहुत है नाम। ठीक है, तो इतना सही आता है इसमें। ठीक है जी, अब चलते हैं अपन मई 25 में। मई 25 ये तो टाइम ऑफ सप्लाई है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये है, ये वो है। ये रहा 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। सेक्शन एक, मेरे हिसाब से एक और भी था यार, नहीं था, यही है। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मई 25 में। पिछले टर्म में क्या आया? वैसे तो पिछले टर्म में आया, तो इस टर्म में नहीं आएगा, बट फिर भी अपन सब पढ़ के चलेंगे। ठीक है, सेक्शन 31 ऑफ CGST एक्ट रिक्वायर्स करता है कि टैक्स इनवॉइस इशू होना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और रिमूवल ऑफ गुड्स। ये तो हमें पता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन स्पेसिफाई करो वेयर अ टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओ, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स इनवॉइस। देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन कि तुम्हें बताना है कि टैक्स इनवॉइस बाद में कभी इशू हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस एंड डिलीवरी चलान इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन और इन बैचेज और इन लॉट्स। अभी तो पढ़ के हटे हैं ये वाला हम पहले कर लेते हैं। इसमें सर ऐसे होता है कि सप्लायर को पहले तो कंप्लीट इनवॉइस फर्स्ट कंसाइनमेंट के साथ ही रेज करना है, पहली कंडीशन। दूसरा क्या होता है सर
सप्लायर को कॉपी ऑफ डिलीवरी चलान, है ना, एंड कॉपी ऑफ इनवॉइस हर सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट के साथ भेजनी होती है। ठीक है सर, पढ़ा है ना अभी, ठीक है। और अभी हम पहले वाला पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, स्पेसिफाई सिचुएशन वेयर टैक्स इनवॉइस इशूड आफ्टर बी डिलीवरी। तो जब डिलीवरी चलान इशू होगा, कब? एक तो सर जब हमें टाइम ऑफ उसका जो मान लो सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस हो रही है तो हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी जा रही है तब। ठीक है, एक कौन सा सर, जब अभी तो पड़ा है ये वाला, जब गुड्स आर बीइंग रिमूव्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन या फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई। ठीक है जी। और थर्ड, एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, और ये यही है पेपर में। ठीक है, एज नोटिफाइड। और इधर क्या है, ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा यही है पेपर में, देख लो ये वाला। कंप्लीट इनवॉइस इशू करना है बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट, डिलीवरी चलान करना है सब्सिक्वेंट इनवॉइस कंसाइनमेंट के लिए। ठीक है, कॉपी ऑफ डिलीवरी चलान अलॉन्ग विद ईच कंसाइनमेंट और कॉपी ऑफ इनवॉइस जाएगी, और ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस लास्ट कंसाइनमेंट में जाएगी। ठीक है, तो तुम यहाँ पे जो याद कर सकते हो वो ये है कि कंप्लीट इनवॉइस जो है वो फर्स्ट कंसाइनमेंट से पहले इशू हो जाएगा और लास्ट कंसाइनमेंट के साथ जाएगा, बीच में डिलीवरी चलान चलेगा। ठीक है जी, ये हो गया जी। अब बचा जी हमारे पास जनवरी 25। मेरे घरे 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 करे, ये रहा जी। याद है ये हम अभी पिछले चैप्टर में ही तो पढ़ रहे थे क्वेश्चन ये वाला। क्या था सर ये क्वेश्चन? वही कि सेमीकंडक्टर बेचता है, गुड्स बेचता है और असम की स्टेट में बेचता है तो स्पेशल कैटेगरी बेचनी है, 40 लाख लगेगी लिमिट, और इंटरस्टेट सप्लाई करता है। तो हमने इसकी बोला था जब 40 लाख क्रॉस होगी 28 अप्रैल को इसकी क्या बन जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया था। कहाँ आ गया हम, ऊपर वापस आ गए। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया था कि 28 अप्रैल को इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बन जाएगी। ये रहा हमारा आंसर। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन था, पीरियड फॉर विच रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड। तो हमें पता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके डेट ऑफ इशुएंस ऑफ आरसी तक। इफेक्टिव डेट क्या आ गई इसकी ऊपर बताई हमने, 28 अप्रैल 24। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 29 मई 24। तो 28 अप्रैल 24 से लेके 29 मई 2024 तक उसका पीरियड फॉर विच रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड, जिस पीरियड के लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कितने टाइम लाइन तक कर सकते हो, तो ऑब्वियसली हमें पता है 1 मंथ तक। तो 29 मई से 1 मंथ, 29 जून तक वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है फॉर द पीरियड 28 अप्रैल टू 29 मई 2024। अब इसमें एकदम से एक और पॉइंट भी आ सकता है कि बताओ अगर वो B2C सप्लाई करे तो, या फिर ऐसे बोले कि भाई B2C सप्लाई के लिए कोई रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कोई प्रोविज़न है, अनरजिस्टर्ड कस्टमर है तो तुम्हें आंसर वहाँ पे ये वाला लिख के आना है कि हाँ, a registered person may issue consolidated revised tax invoice in respect of all taxable supplies made to unregistered recipient during such period. However, in case interstate supplies where the value of supply does not exceed 2.5 lakh, a consolidated revised invoice may be issued separately in respect of all registered recipients located in a state. इतना ही लिखना है। तो यहाँ पे मेरे क्यूडीज, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। पिछले 3 अटेम्प्ट्स के हमने क्वेश्चन पेपर देखे। नोटिस करने वाली बात ये थी कि तीनों में कुछ ना कुछ आया हुआ था टैक्स इनवॉइस के ऊपर। तो चैप्टर बेकार नहीं है अपने आप में, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मेरा जो पर्सनल इस पे व्यू है वो ये है कि इस बार तुम्हारा सिंस सेल्फ इनवॉइस में जो 30 डेज़ है उसमें अमेंडमेंट हुई है, तो तुम्हारे उसी के ऊपर पेपर आ जाएगा कि लेट से कि भाई इस बंदे ने इस बंदे से सप्लाई ली है और लेट से 5 अगस्त को सप्लाई ली है, तो बताओ सेल्फ इनवॉइस कब तक इशू करना है। तो 30 डेज़, 4 सितंबर तक। ठीक है, तो ऐसा, तो बी रेडी। तो मेरे प्यारे क्यूडीज, तुम्हें पता है चैप्टर खत्म हो चुका है, 5 एग्जाम पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो तुम्हें कंटेंट मेरा यूज़फुल हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि थोड़ी मेरी भी रीच बढ़े। ठीक है, ओके जी। तो अस्ता ला विस्ता, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखना, बाय बाय।